हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को देख लिया था। आज हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि आइडियल ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आइडियल ट्रांसफार्मर और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को। ठीक है, तो देखो आइडियल क्या होता है? आदर्श। ठीक है, आदर्श मशीन कोई भी। तो आइडियल मशीन क्या होती है कि कोई भी ऐसी मशीन जिसमें लॉसेस हमारे जीरो हों या इफिशियंसी उसकी 100% हो। ठीक है ना। तो आइडियल ट्रांसफार्मर भी हमारा ऐसा ट्रांसफार्मर होगा जिसकी इफिशियंसी 100% होगी, या जिसमें हम कह सकते हैं लॉसेस हमारे जीरो हो। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में मैंने बताया था दो वर्किंग कंपोनेंट होते हैं हमारे। पहला होता है इसका कोर, वो रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर में हो सकता है कुछ इस तरीके से। और दूसरा होता है इसकी वाइंडिंग। क्या होती है इसकी वाइंडिंग? दो वाइंडिंग मैंने बताया था, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। और ये किसी एक कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होंगी। तो जो भी ट्रांसफार्मर है वो आइडियल कब कहलाएगा? जब इसके जो भी हमारे वर्किंग कंपोनेंट है वो आइडियल हो, आइडियल कंडीशन के हो। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं कि वाइंडिंग हमारी और इसकी कोर। तो इन दोनों अगर आइडियल कंडीशन पे है वर्क करेंगे तो वो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर कहलाएगा। मतलब कि अगर हमारे कंडक्टर की बात की जाए तो कंडक्टर की आइडियल कंडीशन क्या होगी कि अगर हमारे पास जो भी कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उसकी अगर रेजिस्टिविटी जीरो है तो वो हमारा कंडक्टर क्या कहलाएगा? आइडियल कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारी रेजिस्टिविटी होगी आइडियल ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स की वो हमारी जीरो होगी। मतलब कि इसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। मतलब कि जो भी वोल्टेज हम यहां पे देंगे V1 प्राइमरी वाइंडिंग पे, वही हमारा E1 के बराबर होगा। यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा E1 वो E1 के बराबर होगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस होता तो यहाँ सीरीज में लगा देते, कुछ वोल्टेज हमारा यहाँ रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाता और V1 और E1 में सेम रिलेशन नहीं रहता। वैसे यहाँ पे भी होगा कि अगर यहाँ पे लोड लगाए हैं तो यहाँ पे एक सेकेंडरी करंट I2 फ्लो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? सेकेंडरी EMF E2 जनरेट होता है और यहाँ पे लोड टर्मिनल का वोल्टेज हम मान लेंगे V2 है। तो देखो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इसकी भी कोई भी रेजिस्टिविटी नहीं होगी। तो जो भी हमारा E2 होगा वही हमारा V2 होगा। मतलब कि V1 बराबर हो जाएगा E1 के और V2 बराबर हो जाएगा E2 के। ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हो जाएगा। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए यही तो हो जाएगा, कोई भी रेजिस्टिविटी नहीं होगी तो जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज E1 इंड्यूस होगा, वही यहाँ पे भी होगा। E2 जितना होगा उतना ही हमारा V2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया वाइंडिंग की आइडियल कंडीशन। अब आती है कोर की बात। तो कोर में जो भी हमारा कोर का काम क्या है कि जो भी हमारा प्राइमरी में फ्लक्स जनरेट हो रहा है, क्या N1 I1 और N2 I2 सेकेंडरी में लिंक हो रहा है। तो जितना भी फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है टोटल फ्लक्स हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक होना चाहिए, कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए बीच में। ठीक है, तो इसकी आइडियल कंडीशन क्या होगी कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसका उसकी कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो फ्लक्स को के पाथ में विरोध उत्पन्न करती है, तो उसकी जो परमेबिलिटी होती है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा कि कोई भी विरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जो ये फ्लक्स हमारा क्रिएट हो रहा है और इसके थ्रू यहाँ पे ये सेकेंडरी में लिंक हो रहा है, तो जितना MMF या जितना हमारा यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट हो रहा है प्राइमरी साइड में वो 100% सेकेंडरी साइड में लिंक होना चाहिए। कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं होना चाहिए। तो दूसरे इसके लिए क्या होना चाहिए आइडियल कंडीशन कि जितना फ्लक्स हमारा प्राइमरी में जनरेट हो रहा है वो 100%
लिंक होना चाहिए सेकेंडरी में, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी का फ्लक्स बराबर होना चाहिए, कोई भी लीकेज रिएक्टेंस नहीं होना चाहिए, तभी तो हमारा आइडियल कहलाएगा। अगर लीक हो जाएगा तो यहाँ के फ्लक्स में यहाँ के फ्लक्स में चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है, तो वो लॉस के रूप में आएगा, तो वो नहीं होना चाहिए आइडियल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से N1 बटे N2 या N2 बटे N1 निकालेंगे तो क्या आएगा, N2 बटे N1 बराबर यहाँ से हमारा I1 बटे I2 आएगा, ठीक है। और हमने पिछले ईएमएफ वाले इक्वेशन में, ईएमएफ वाले वीडियो में ये निकाला था कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, क्या निकाला था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, उसको हम किससे दिखाते हैं, के से दिखाते हैं, और इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी N2 अपान N1 बराबर E2 अपान E1, यही आई थी। तो अब हम इसको इस प्राइमरी वोल्टेज से और इस सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज के साथ रिलेशन दिखाना चाहें तो इस E2 की जगह पे V2 लिख सकते हैं और E1 की जगह पे V1 लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस E2 की जगह पे हम लिख सकते हैं V2 और इस E1 की जगह पे लिख सकते हैं V1। तो ये भी बराबर होगा किसके, E2 और E1 के बराबर होगा, बराबर किसके है, N2 बटे N1 के, किसके, N2 बटे N1 के, और ये N2 बटे N1 किसके बराबर है, I1 बटे I2 के, और ये बराबर सब किसके है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के। तो हम इतने तरीके से ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकाल सकते हैं। हम E2 E1 के टर्म में हम ऐसे निकाल सकते हैं, V2 V1 के टर्म में ऐसे निकाल सकते हैं, N2 N1 के टर्म में ऐसे, I1 I2 के टर्म में ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो यहाँ पे हम अगर निकालें तो क्या आएगा, V2 अपान V1, यहाँ लिख दें V2 अपान V1 बराबर N2 अपान N1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सेकेंडरी साइड का वोल्टेज V2 निकालें तो V1 और ये आएगा N2 बटे N1, यही आएगा, ये आ जाएगा ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे V2 की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी किस पे, इस रेशियो पे, कि अगर हमारा N2 इज ग्रेटर देन है N1 तो क्या होगा कि जो रेशियो आएगा N2 अपान N1 वो आएगा ग्रेटर देन 1। अब अगर N2 इज ग्रेटर देन है N1 से, मतलब कि तब उसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 से ज्यादा आएगी, तो जो भी हमारा V2 आएगा वो 1 से ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे V1 में तो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। V2 की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी V1 से, मतलब कि जो हम इनपुट वोल्टेज देंगे वो आउटपुट पे क्या आएगा, ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम अपने वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब जो ट्रांसफार्मर होगा वो हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा, जो इनपुट के वोल्टेज को बढ़ा के देगा हमें आउटपुट में, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे कि अगर हमारी जो N1 की वैल्यू है वो ज्यादा है N2 से, क्या है, N1 की जो वैल्यू है वो ज्यादा है N1 से, N1 की वैल्यू जो है वो ज्यादा है N2 से, तो जो भी हमारा N2 अपान N1 आएगा वो लेस देन आएगा 1 से, 1 से छोटा आएगा। तो जो भी हमारा V2 आएगा वो लेस देन आएगा V1 से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इनपुट पे जो वोल्टेज देंगे वो जो भी आएगा हमारा आउटपुट पे वो वोल्टेज कम मिलेगा हमें आउटपुट पे ना, तो जो K की वैल्यू आएगी वो लेस देन आएगी 1 इस कंडीशन के लिए, और इस कंडीशन के लिए K की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि अगर हमारे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, जो इनपुट वोल्टेज को बढ़ा के हमें आउटपुट पे देगा। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब जो ट्रांसफार्मर होगा उसका जो सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज होगा V2 वो हमेशा कम रहेगा प्राइमरी वोल्टेज से, मतलब
हमें आउटपुट पे कम वोल्टेज देगा। तो ये इससे हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से उसके टाइप पर हम टाइप को निकाल सकते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में ही हम इसमें देखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आगे की चीजें इसमें देखेंगे कि क्या होता है ट्रांसफॉर्मर में, लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे और इसके इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।